नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इसके जस्ट पहले जो हमने पेपर 2 के अंतर्गत हमारा पोर्शन चल रहा है पार्ट ए। पार्ट ए के अंतर्गत यूनिट 1 हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो है वर्तमान में यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको पता है हमने क्या क्या देखे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लिया, कैग के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी के बारे में देख लिया, पीएससी, स्टेट पीएससी, एसपीएससी के बारे में देख लिया। इसके बाद हमने जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देख लिया। ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हम देख सकते हैं, देखिए असंवैधानिक निकाय के अंतर्गत नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग इस प्रकार से आप देखें तो इंग्लिश में हम इस प्रकार नीति आयोग देख सकते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको हम बोल सकते हैं और एक प्रकार का थिंक टैंक इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं और किसको रिप्लेस करके ये बनाया गया है, कौन किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था और रिप्लेस किसको किया इन्हें, प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 से जो है 1950 में इसका गठन किया गया था। तो 1950 के पश्चात अगर देखें तो अभी वर्तमान तक यानी कि 2014 जब मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनकर आए तब तक हम देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन अस्तित्व में रहा, परंतु उनके आते ही बराबर उन्होंने इसको एक प्रकार से नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया और उसके रिप्लेसमेंट में किसको लाया है, नीति आयोग को लाया है। इसका जो नीति आयोग को ऑब्जेक्टिव होगा वो एक प्रकार से देखें, देखिए योजना आयोग यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था वो बॉटम अप अप्रोच था, यानी कि टॉप लेवल के जो व्यक्ति है उसने कोई प्लानिंग कर दी है तो उसके द्वारा प्लानिंग को नीचे तक पहुंचाया जाता था। ऐसा मतलब अलग अलग क्षेत्र में ऐसे समस्याओं को देखकर नहीं। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के लिए एक योजना बनाई गई है तो वो अन्य सभी राज्यों में भी लागू होगी। अब देख सकते हैं भाई, आप जो मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम चल रही है वो हर एक अन्य राज्यों में थोड़ी होगी, वहाँ अलग आप देख सकते हैं अलग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो शिक्षा की प्रॉब्लम है, तो कुछ और जगह हम देख सकते हैं स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी। तो क्या शिक्षा की योजना क्या स्वास्थ्य की योजना के लिए लाभदायक होगी? बिल्कुल नहीं। तो जहाँ शिक्षा अच्छी है वहाँ शिक्षा के लिए आगे ना आकर क्या करना चाहिए, किसी और चीज़ जो जिसमें जो है पिछड़ा वर्ग है या उस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तो उस क्षेत्र के लिए यहाँ पे प्लानिंग करना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता था। परंतु इसके विपरीत अगर बात करें तो जो नीति आयोग है ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच मतलब निचले लेवल पर जो एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं, तो उसको लेवल पर भी हम बोल सकते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा टारगेट दिया जाता है कि आप 1 साल की प्लानिंग कीजिए या नीति बनाइए और हमको एक प्रकार से सूचित करिए। तो निचले लेवल तक के जो नीति बनाई जाती है उसको यहाँ पर लाकर यानी टॉप लेवल पर लाकर क्या किया जाता है, उसको देखकर यहाँ पे सारे जो भारत है, कंप्लीट भारत के लिए यहाँ पे नीति बनाई जाती है, थिंक या वहाँ पे सारे विचार विमर्श किया जाता है। तो इस हिसाब से बोले तो नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब बॉटम अप अप्रोच है और ये टॉप डाउन अप्रोच थी। अब नीति आयोग ज़्यादा विचार करने का काम करती, विचार मतलब जो है रिसर्च करने का काम या फिर थिंक टैंक या सोचने का काम करती है, प्लानिंग कैसे किया जाना चाहिए, नीति कैसे बनानी चाहिए, सारी चीज़ें। परंतु प्लानिंग कमीशन के पास एक प्रकार से कैसे थे, एक तो प्लानिंग करने का भी अधिकार था और दूसरा एग्जीक्यूट करने का भी अधिकार था। परंतु नीति आयोग सिर्फ सोचने का काम करती हैं, एग्जीक्यूट करने का काम नीति आयोग का नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, देखिए इसका जो कार्यक्षेत्र होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पूरा भारत के अंतर्गत हम देख सकते हैं। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और चेयरपर्सन यानी कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, मोदी जी। उसी प्रकार प्लानिंग कमीशन के भी जो है अध्यक्ष के रूप में जो अध्यक्ष होते थे उसके प्रधानमंत्री होते थे। इसके पहले हम जो प्लानिंग कमीशन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको प्लानिंग कमीशन के संबंध में। अब देखिए प्लानिंग कमीशन आया था। प्लानिंग कमीशन कब आया था आप देख सकते हैं। देखिए जैसे हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन कब आया था? प्लानिंग कमीशन आया था 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 को। आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये किसी कारणवश बनाई होगी। देखिए अगर संविधान निर्माता है वो चाहते तो इसको संविधान में भी शामिल कर सकते थे, पर उन्होंने संविधान में शामिल क्यों नहीं किया गया? देखिए असंवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसके फलस्वरूप इस प्रकार की बॉडी बनाई जाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी हम इसको बोल सकते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के, मात्र 2 महीने के पश्चात देख सकते हैं हम प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। तो हम देख सकते हैं, देखिए संविधान लागू होने के 2 महीने पश्चात, और एक प्रकार की क्या है,
गैर संवैधानिक निकाय इसको बोला जाता है। और इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है इसका होता था, अभी तो नष्ट कर दी गई है, अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हुआ करता था। और अगर बात करें हम उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष इसका होता था जो एक प्रकार से मंत्रिमंडल के द्वारा, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिनिस्टर जो होता था, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का जो कार्यकारी, एक प्रकार से कार्यकारी प्रमुख हुआ करता था। इसके अलावा वित्त मंत्री हुआ करते थे इसमें, जो कि योजना मंत्री के नाम से जाने जाते थे। साथ में कुछ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आयोग के पास 4 से 7 जो है पूर्ण विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे हुआ करते थे। तो ये कुछ बातें हो गई प्लानिंग कमीशन के संबंध में। अब जैसे नीति आयोग की अगर बात करूं मैं, नीति आयोग हालांकि हम विस्तार से देखेंगे। तो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका जो गठन है, यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के रिप्लेसमेंट में 1 जनवरी 2015 को किया गया, ये आपको पता होगा। और ये भी कैसा है? ये गैर संवैधानिक यानी कि असंवैधानिक निकाय हम इसको बोल सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये होती है, मतलब संविधान द्वारा निर्मित नहीं है। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो होते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है। और उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का होगा। और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। साथ में कुछ और रहते हैं, जैसे कि आगे हम विस्तार से बात करेंगे इसके संबंध में। फिर एक और बॉडी आपको देखने को मिली थी जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था योजना आयोग, मतलब जो प्लानिंग कमीशन है उसके द्वारा जो भी योजना बनाई जाती थी उसको डेवलप करने के लिए या विकास करने के लिए जो भी थी, इस एक प्रकार से काउंसिल का गठन किया गया था, एनडीसी जिसे बोलते हैं। तो ये 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। इसके अंतर्गत देखें तो इसके अध्यक्ष के रूप में भी हमको देखने को मिलेगा पीएम ही हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। साथ में अगर देखें तो ये भी एक प्रकार की असंवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष होता था उसके अलावा सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर और योजना आयोग के सदस्य, ये सभी इसके एक प्रकार से मेंबर हुआ करते थे। तो ये कुछ कंपैरिजन हमने देख लिए तीनों बॉडी में। इसके अलावा योजना आयोग के संबंध में कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिली। जैसे जो योजना आयोग था यह एक प्रकार से कार्यकारी तथा सामाजिक विकास के लिए जो नियोजन है उसका सर्वोच्च अंग हुआ करता था। नियोजन मतलब प्लानिंग करने का काम ये करता था और उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी ये करता था। इसके जो कार्य हुआ करते थे, कार्य की अगर बात करें हम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मूल रूप से इसकी जो भूमिका थी कैसी थी? सलाहकार की भूमिका थी। सलाहकार मतलब सलाह देने का काम करता था। देश के संसाधनों को प्रभावी एवं संतुलित उपभोग हेतु योजना बनाना इसका काम था। और योजना एक और अगर देखें तो जो भौतिक है, पूंजीगत है तथा मानवीय जो संसाधन थे उनका आकलन करके उनके विकास के लिए योजनाएं भी बनाता था। तो भूमिका हमने देख ली, एक प्रकार से सलाहकारी भूमिका थी। और जो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, उन योजनाओं का निर्माण करना यानी कि थिंक टैंक का काम ये करता था और अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शन का काम करता था। साथ में संघ एवं राज्य के नियोजन के संदर्भ में ये सारे काम करता था। तो ये तो बात हो गई किसकी? प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की। कुछ एनडीसी के बारे में भी देख लेते, फिर हम विस्तार से बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। देखिए ये बेसिक है, प्लानिंग कमीशन आप पढ़ोगे तभी आप नीति आयोग अच्छे समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इनका दे देता हूँ, उसके बाद हम जो है नीति आयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी एनडीसी जिसे हम बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? योजना के कार्यान्वयन, मतलब जो योजना बनाई जाती थी योजना को एग्जीक्यूट करना या योजना के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को प्राप्त करना। तो यहाँ पर राज्यों की जो हेल्प थी या राज्यों का सहयोग प्राप्त करना इसका मुख्य टारगेट था। देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को भी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत अगर बात करें हम तो योजना आयोग द्वारा जो बनाई गई सभी राष्ट्रीय योजनाएं उस पर भी विचार करने का काम ये करता था। मतलब जो 5 ईयर प्लान बनाई जाती थी उसको फाइनल टच देने का काम कौन करता था? एनडीसी करता था। योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना भी इसका काम हुआ करता था। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को जो स्ट्रक्चर है उसको पहले जो है यूनियन कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाता था। और साथ में इसकी जो है संस्तुति के बाद हम देख सकते हैं, संस्तुति के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। और फिर इसके मतलब इसके बाद जो है संस्तुति के बाद आधिकारिक रूप से सरकारी राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाता था। तो इस प्रकार इनका जो है काम चलता था। अब देखेंगे हम नीति आयोग के बारे में।
तो नीति आयोग जैसे कि मैंने बताया इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप फुल फॉर्म देख सकते हैं गूगल पर जाकर, ठीक है। तो स्थापना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तो उसके पश्चात हम देख सकते हैं 13 अगस्त 2014 को इन्होंने जो 65 वर्ष से चली आ रही योजना आयोग थी उसको एक प्रकार से नष्ट कर दिया या भंग कर दिया, और उसी के स्थान पर एक प्रकार से आगे जो भविष्य है उसके लिए एक नई योजना बनाई, और नई योजना के रूप में उन्होंने क्या स्थापित किया, नीति आयोग को। और नीति आयोग को स्थापित किया उन्होंने 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को इसके उत्तराधिकारी के रूप में, यानी कि प्लानिंग कमीशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? नीति आयोग की नियुक्ति की गई। इसके बाद हम देख सकते हैं जो नीति आयोग है, नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार का जो एक प्रकार से थिंक टैंक या कार्यकारी, मतलब एक प्रकार से थिंक टैंक का काम करता है, परंतु जो योजना आयोग करता था, कार्यकारी भूमिका निभाता था योजना आयोग, वैसे ये काम नहीं करता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मतलब नीति आयोग सिर्फ प्लानिंग या एक प्रकार से नीति बनाने का काम करता है, ना कि जैसे कि आपने उसमें देखा था कैसे जो योजना आयोग थी, योजना आयोग प्लानिंग भी करती थी, और उसके अलावा देखें तो ये एक प्रकार से एग्जीक्यूट करने का काम भी ये करती थी। साथ में देखिए, हमने तो ये देख लिए, मतलब सिर्फ एक प्रकार से नीति बनाने का काम करती है नीति आयोग, और योजना आयोग इसको बनाकर एग्जीक्यूट करने का काम भी करती थी। मतलब कार्यपालिकी शक्ति भी इसके पास हुआ करती थी वित्त पोषित करने की। साथ में हम देखें तो इस प्रकार यह ना तो संवैधानिक निकाय है, ना तो वैधानिक निकाय है। अगर बात करें हम तो ये गैर संवैधानिक निकाय हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि संविधान में इसका लिखित कोई विवरण नहीं मिला है। अलग से जो कार्यकारी है उसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं इसका एक प्रकार से निर्माण किया गया है। नीति आयोग जो है भारत सरकार की नीति निर्माण का एक प्रकार से शीर्ष, मतलब टॉप लेवल पर एक प्रकार से देखें तो शीर्ष स्तर पर, या फिर हम बोलें थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करता है, जो कि एक प्रकार से निदेशी, यानी कि एक प्रकार से हम देखें तो इंस्ट्रक्शन या फिर जो नीतिगत जो ढांचा है उनमें दोनों प्रकार से इनपुट प्रदान करने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये एक प्रकार से बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि निचले क्षेत्रीय लेवल पर भी इसमें सारे द्वार खुले हुए हैं। पहले क्या हुआ करता था, निचले लेवल का कोई व्यक्ति यहाँ पे सुझाव नहीं दे सकता था, परंतु नीति आयोग ने इस प्रकार से क्या किया है, क्षेत्रीय लेवल पर, निचले लेवल पर जो भी व्यक्ति यहाँ पे योजना बनाते हैं, अधिकारी लोग, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको यहाँ पे नीति बनाने में जो है उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का जो एक प्रकार से ढांचा है या फिर नीति जो बनाने का काम है, नीति आयोग केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीक की सलाह भी देता है। इसके अलावा देखें तो संघवाद की जो भावना है, संघवाद मतलब सारे राज्यों को मिलाकर साथ में चलना। पहले क्या होता था, केंद्र पावरफुल होता था, यानी कि अन्य राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी, केंद्र के द्वारा कोई योजना बना दी गई तो सारे राज्यों में थोप दी जाती थी, भले ही उस राज्य के लिए उपयोगी हो या नहीं हो। परंतु यहाँ पर संघवाद की भावना के अनुरूप नीति का निर्माण किया जाता है। कैसे? सारे राज्यों की अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये जो है सारा मुआयना किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नीतियों का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं संघवाद की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पे नीतियों का निर्माण किया जाता है। उसी आधार पर देखिए टॉप डाउन अप्रोच की बजाय हम इसको बॉटम अप अप्रोच बोलेंगे। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर चलने वाले दृष्टिकोण को ये अपनाता है। तो हम देख सकते हैं, देखिए स्वाधीनता के बाद जो है हमारे देश ने एक प्रकार से तत्कालिक जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ आप जानते होंगे, ठीक है, सोवियत संघ के समाजवादी ढांचे की संरचना को अपनाया था और जिसमें हम देख सकते हैं योजनाएं बनाकर काम किया जाता था, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, ठीक है, और पंचवर्षीय और 1 वर्षीय योजना काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रही। और योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में कई दशकों तक योजनाएं बनाने का काम भी किया, जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देख सकते हैं आप, ठीक है। पर नीति आयोग के आने के पश्चात क्या हुआ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो गायब हो गई और इन्होंने संघवाद के ढांचे को, संघवाद की भावना के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पे काम किए। इसके बाद हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमको देखने को मिलेगा नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के एक प्रकार से पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। पदेन का मतलब क्या होता है, पदेन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम जो है उपराष्ट्रपति का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति महोदय जैसे ही उपराष्ट्रपति बनते कोई भी व्यक्ति, तो वो राज्यसभा के अंतर्गत, यानी कि जैसे ही उपराष्ट्रपति बनते हैं तो लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर क्या बनाते, संसद यानी पार्लियामेंट बनाते।
तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में स्वतः ही क्या बन जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक सभापति बन जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इस प्रकार अगर बोले तो इसे पदेन बोलते हैं, पदेन अध्यक्ष इसको बोला जाता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। गवर्निंग काउंसिल की अगर बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब जितने भी हमारे राज्य है, जैसे 28 राज्य की अगर बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उस केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री है उस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विधायिका तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल है, मतलब अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ उपराज्यपाल भी हुआ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उन सभी को मिलाकर यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल का निर्माण किया जाता है। अब एक बात करें, क्षेत्रीय परिषद भी होती है, जिसके अंतर्गत बात करें तो इन परिषदों का गठन क्या होता है, एक या एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित जो विशिष्ट मुद्दे हैं उसके समाधान के लिए किया जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उन सभी को यहाँ पे मिलाकर इसका जो है गठन किया जाता है और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी उद्देश्य के लिए इनका जो है मतलब जो है बनाया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात क्या होता है, ये समाप्त हो जाती है। मतलब निश्चित कार्यकाल बोले, समाप्त तो नहीं होती है, निश्चित कार्यकाल मतलब एक कैटेगराइज कर दिया गया कि भाई आपको इतना काम करना है, तो एक प्रकार से निश्चित कार्यकाल इनको सौंप दिया जाता है। इनका संयोजक जो होता है प्रधानमंत्री होता है, मतलब इनको बनाने का काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल है इसमें शामिल रहते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी, दोनों को मिलाकर यहाँ क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। विशेष मतलब मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रकार के और निश्चित इनका कार्यकाल होता है। बनाने का काम कौन करता है, इसे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता है। इन परिषदों का जो है सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष एवं उनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री इनका एक प्रकार से अध्यक्षता करेंगे या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई पर्सन नियुक्त किया जाएगा, उनके द्वारा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट आमंत्रित जो होते हैं वो हम देख सकते हैं, इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है कि भाई आप नीति बनाने के लिए हमारा सहयोग देते। जैसे कुछ विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट अगर बात करें, कुछ वैज्ञानिक लोग होते हैं, अभ्यासी, मतलब जो पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं योजना बनाने में, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो। मतलब विशेष मुद्दों को लेकर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है और बोला जाता है कि भाई योजना बनाने में आप हमें हमारी मदद करें। मतलब विशेष ज्ञान और योग्यता वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने देखिए एक प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखा, मतलब गठन। उसके बाद कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे इसी के अंतर्गत पूर्णकालिक संगठन जो ढांचा होता है उसमें हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त बहुत सारे लोग इसमें हम देख सकते हैं, जैसे उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जैसे कि मैंने बताया था, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है और कैबिनेट लेवल का कोई व्यक्ति होता है, कैबिनेट मंत्री के लेवल का एक व्यक्ति होता है जिसको उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का काम करते हैं प्रधानमंत्री महोदय। याद रखना इस चीज़ को। सदस्य कौन होते हैं, सदस्य पूर्णकालिक, मतलब ये जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री पद के समकक्ष के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है कैबिनेट मंत्री के लेवल का। तो आपको 3 जो होते हैं, देखिए एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार इनके सहायक होते हैं। तो राज्य मंत्री लेवल के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं राज्य के, ठीक है, मतलब राज्य मंत्री। फिर अंशकालिक सदस्य की अगर बात करें तो अधिकतम 2, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय, मतलब एक प्रकार से बात करें तो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, साथ में रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, शोध संगठन, तथा अन्य जो प्रासंगिक संस्था है जो कुछ स्पेशलिस्ट काम करती है, इनसे संबंधित लोगों को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और पदेन सदस्य के रूप में ये कार्य करते हैं। पदेन सदस्य कैसे, जैसे विश्वविद्यालय के कोई व्यक्ति है, कुलपति मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, तो जैसे वो विश्वविद्यालय में यहाँ पे है तो उसी प्रकार वो अंशकालिक सदस्य के रूप में यहाँ नियुक्त हो जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है पदेन सदस्य के रूप में काम करना। पदेन सदस्य कौन होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य यहाँ पे क्या होते हैं, पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अगर बात करें तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में हमको क्या देखने को मिलता है, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष जो व्यक्ति है वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी यहाँ पे CEO जिसे हम बोलते हैं, वो उसके रूप में नियुक्त किया जाता है। सचिवालय जैसा आवश्यक समझा जाता है, परिस्थिति के अनुसार इसका सचिवालय जो है एक प्रकार से बदला जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो नीति आयोग में हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। 3 मतलब विशेषज्ञता प्राप्त जो शाखाएं होती है
वो हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें शोध शाखा, जिसे हम बोलते हैं रिसर्च विंग, ठीक है, रिसर्च विंग जो रिसर्च करने का काम करती है। दूसरी होती है परामर्शदात्री, यानी परामर्श देने का काम करती है। और टीम इंडिया मतलब क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है। तो पहले देख लेते हैं रिसर्च विंग के बारे में। तो यह एक प्रकार से अपने क्षेत्र के विषय, मतलब अपने क्षेत्र के विषय मतलब जो क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रॉब्लम चल रही है उनका अवलोकन करके, उनका विश्लेषण करके, सारी चीज़ यहाँ पे एक प्रकार से निर्धारित करके ये रिसर्च करने का काम करती है। मतलब जो इसके अंतर्गत विशेषज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके एक प्रकार से समर्पित थिंक टैंक के रूप में आंतरिक जो मतलब जो समस्याएं है उनकी एक प्रकार से वैज्ञानिकता को देखते हुए इनका विकास किया जाता है। तो रिसर्च विंग क्या करती है, हमेशा रिसर्च करने का काम करती है। परामर्श जो है, परामर्शिता जो शाखा होती है परामर्श देने का काम करती है। मतलब एक प्रकार से जो एक प्रकार विशेषज्ञ लोग होते हैं उसके पैनल की एक प्रकार से जो शाखा है वो उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर सकते हैं और समस्या समाधान के लिए यहाँ पर उपलब्ध होती है। टीम इंडिया शाखा क्या करती है, टीम इंडिया शाखा के अंतर्गत इसमें जो है प्रत्येक राज्य व मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक राज्य मतलब 28 राज्य हो और जो मंत्रालय अलग अलग प्रकार के उनके प्रतिनिधि हुआ करते हैं। और यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के 1/3 मंच के रूप में भी काम करती है। तो ये 3 एक प्रकार से शाखा होती हैं किसकी, नीति आयोग की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखने में। इसके अलावा हम देखें तो जो है टीम इंडिया, मतलब ये तो हमने देख लिए, ठीक है, तीनों चीज़ें। इसके उद्देश्य देख लेते हैं आप। मतलब जो नीति आयोग है, नीति आयोग के उद्देश्य की अगर बात करें तो नीति आयोग के उद्देश्य के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो जो संघीय सहभागिता, संघीय सहभागिता का मतलब 28 राज्य और अन्य जो यूनियन टेरिटरी है उन सभी के समस्याओं को लेकर यहाँ पे क्या बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है। मतलब बॉटम लेवल से लेकर टॉप तक जो है ऊपर जाती है। और प्लानिंग कमीशन क्या होता था, टॉप डाउन अप्रोच यहाँ काम करती थी, यानी ऊपर से नीचे की ओर ये प्रभावित होती है, ये नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। यानी संघीय जो भावना है, संघीय सहभागिता की भावना, उसके लिए यहाँ पे हम देखें तो उसको बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरक्षित समर्थन तंत्र के माध्यम से ये सहयोग प्रदान करती है। साथ में देखें ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना इसका मुख्य काम होता है। जो सिस्टम है वो उसको विकास करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे एक प्रकार से सरकार के जो उच्च स्तर है उसके रूप में इसको विकसित करना यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक रणनीति और नीतियाँ। तो आर्थिक रणनीति और नीतियाँ जो राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ बनाने का काम भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। विशेष ध्यान की अगर बात करें तो यहाँ देखिए विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है, जो विशिष्ट वर्ग होते हैं समाज के अंतर्गत। आपने देखा है कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं। विशिष्ट वर्ग से मतलब उन वर्गों पे जो हम देख सकते हैं आर्थिक रूप से प्रगति जिनकी हुई नहीं हो, जो लाभान्वित नहीं हुए हो अन्य किसी योजना से, तो उन वर्गों पर यहाँ पे विशेष ध्यान देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा थिंक टैंक के रूप में ये अपनी भूमिका निभाता कैसे, जो प्रमुख हितधारक होते हैं, हितधारक, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका काम होता है। मतलब ये उद्देश्य होता है। साथ में इनोवेशन या नवाचार की अगर बात करें तो नवाचार के रूप में और उद्यमशीलता के रूप में ये जो एक प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विशेषज्ञ है, चिकित्सक है तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान और नवाचार और उद्यमशीलता की एक प्रकार से सहायता प्रणाली बनाता है। एक समाधान हेतु मंच को प्रोवाइड करता है। कैसे, विकास एजेंडा के कार्य मतलब जो क्रियान्वयन है, विकास एजेंडा मतलब जो भी विकास के लिए एजेंडा बनाया गया है, जो भी प्रारूप बनाया गया है उसके क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक प्रकार से मंच या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम इसका होता है। राज्यों को अगर बात करें, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने तथा शासन पर जो शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य किसके होते हैं, नीति आयोग के होते हैं। तो ये सभी हमने देखे यहाँ पे नीति आयोग के उद्देश्य के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर बात कर लेते हैं नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। जैसे कि हमने अभी बात की है बहुत सारी चीज़ें, तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो नीति आयोग एक सलाहकारी मतलब एक प्रकार से सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और योजना आयोग कैसा है,
इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया है, जबकि ऐसा दर्जा इसको नहीं मिला था। मतलब ये भी एक प्रकार से गैर संवैधानिक निकाय था, परंतु सलाहकारी के साथ साथ ये संवैधानिक निकाय के रूप में वर्क करता था, परंतु नीति आयोग से थिंक टैंक के रूप में सलाहकारी भूमिका निभाता है। नीति आयोग की बात करें तो यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, मतलब रिसर्च पर बल देता है, नीति बनाने पर बल देता है, परंतु यह सीमित विशेषज्ञता पर बल देता है। नीति आयोग यह सहकारी संघवाद की भावना, मतलब जो है टॉप डाउन अप्रोच इसमें अपनाई जाती है। निचले लेवल की सारी ये जो सलाह है या योजनाएं हैं उनको स्वीकार किया जाता है, सबकी राज्यों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। परंतु योजना आयोग में देख सकते हैं इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी, मतलब ये योजना आयोग अभी नष्ट हो गया है। फिर नीति आयोग में देखें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जाना जाता है, और योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे लेवल से ऊपर तक चलती है, और ये टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब टॉप लेवल पर कोई योजना बना दी गई, नीचे वाले जो क्षेत्र है उसमें थोप दी जाती थी, परंतु नीति आयोग में ऐसा काम नहीं किया जाता है। इसे नीति आयोग को नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बनाने का अधिकार है, परंतु योजना आयोग में हम देख सकते हैं यह राज्यों की नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित भी करता था। इसके अलावा नीति आयोग जो है इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है। इसे जो है योजना आयोग को मंत्रालय और राज्य सरकारों से धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं दोनों में। योजना आयोग को 1950 में यहाँ पर गठित किया गया था और यहाँ पे इसको 2015 में गठित किया गया है, 2014 में इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके रिप्लेसमेंट में नीति आयोग आया है। इसके अलावा नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ तो उसमें हम देख सकते हैं, देखिए अध्यक्ष के रूप में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी आप देख सकते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार देखने को मिलेगा, पूर्णकालिक सदस्य आप देख सकते हैं बीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर बीके पाल आप देख सकते हैं। फिर पदेन सदस्य राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है। फिर उसके बाद हम देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री, इसके अलावा किसान कल्याण जो ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री इनको बोला जाता है। तो ये चार हम देख सकते हैं पदेन सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से देखने को मिलेंगे? नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री है, राव इंद्रजीत सिंह ये सांख्यिकी मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपनी भूमिका है। तो ये विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं नीति आयोग में। तो ये आपने देखे कंप्लीट रूप में नीति आयोग के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इसके नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी होते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जो इसको मार्गदर्शन कर देने का काम करते हैं, जैसे अंत्योदय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचारों पर आधारित है ये सिद्धांत। समावेशिता का सिद्धांत, ग्राम यानी विकास प्रक्रिया से गाँवों को जोड़ना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। जन सहभागिता, ये सारे जो सिद्धांत है नीति आयोग को एक प्रकार से मार्गदर्शन देने का काम करते हैं ताकि नीति आयोग और अच्छे विशेषज्ञता के आधार पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो योजना आयोग को तो हमने देख ली हैं। योजना आयोग 1950 में यहाँ गठित किया गया था, जो कि हमने शुरू में ऊपर देखे हैं, मार्च 1950 में। इसके अलावा 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप इसका गठन किया गया था। पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे इसके केसी नियोगी थे और ये गैर संवैधानिक निकाय था, परंतु संवैधानिक निकाय के रूप में ये काम करता था। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्षक हुआ करता था। राष्ट्रीय विकास परिषद भी हमने देख लिए, एनडीसी जिसे बोलते हैं। तो एनडीसी की स्थापना भी 1952 में की गई थी। योजना को जो 5 ईयर प्लान है या पंचवर्षीय योजना उनको लागू करने यानी कि फाइनल स्वीकृति देने का काम इसका हुआ करता था। ये भी गैर संवैधानिक निकाय। और 1 जनवरी 2016 को मतलब मोदी जी ने इसको जो है भंग करने का यहाँ पर निर्णय लिया था। इसके अलावा यह भी अनिवार्य रूप से एक देखें तो एनडीसी की आखिरी बैठक हम देख सकें 57वीं, जो कि 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना को एक प्रकार से स्वीकृत करने के लिए हुई थी। तो ये हमने देखे, यहाँ पे देखिए हमने नीति आयोग के बारे में देखे, साथ में कुछ हमने एक प्रकार से कंपैरिजन की है किसके संबंध में? योजना आयोग के संबंध में। तो यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार हम ऊपर से फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जाने, जो कि प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट में बना था। इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको बोला जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके रिप्लेसमेंट में? प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट में। और ये बॉटम अप अप्रोच अपनाता है यानी क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों के सहयोग या संघवाद के ढांचे के रूप में ये वर्क करता है। इसके अलावा देखें तो ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, न्याय जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में देखने को मिलता है और जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष इसके
नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। तीनों चीज़ें हमने देखे थे कब कब स्थापना हुई। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखे नीति आयोग के संबंध में। इसका गठन देखें, गठन किस किस प्रकार से होता है। अध्यक्ष है, गवर्निंग काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद है। इसके बाद विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। फिर पूर्णकालिक संगठन ढांचा देखें तो उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, सचिवालय। विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं की अगर बात करें तो यहाँ शोध शाखा होती है, परामर्श जो परामर्श देने से संबंधित शाखा, और टीम इंडिया जो क्षेत्रीय लेवल पर सारी चीज़ें मतलब एक प्रकार से रन करने का काम करती है। इसके अलावा उद्देश्य देखें तो उद्देश्य हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। दोनों में कंपैरिजन देखें नीति आयोग और योजना आयोग के संबंध में। इसके साथ में हम देखें ये नीति आयोग का जो पुनर्गठन है, जिसमें हमने देखे अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है, उपाध्यक्ष है, पूर्णकालिक सदस्य है, पदेन सदस्य है, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये सारी चीज़ें देखें। नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, वो भी हमने देखे, 4 थे। और यहाँ पे जो योजना आयोग है उसके बारे में देखें और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखो। तो इस प्रकार हमारी जो है कुछ जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय यहाँ कंप्लीट हो गए। हालांकि और आपको देखने को मिलेंगे यूनिट 3 में, ठीक है, यूनिट 3 में भी ये देखने को मिलेंगे, पर हम इसके जस्ट बाद देखेंगे भारतीय राजनीति में धर्म, जाति और अन्य जो है उनके संबंध में यहाँ पे उनकी भूमिका के बारे में देखेंगे। और उसके बाद कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है हमारी, तो वो इस प्रकार हमारा सेकेंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होते देखेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारी कंप्लीट ये चीज़ें हो गई है नीति आयोग से संबंधित, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, और लाइक करें, और साथ में अगर पसंद आया है तो शेयर भी करना ज़रूरी है, ठीक है, शेयर करें ताकि दूसरों तक ये पहुँचे तो दूसरों को भी फ़ायदा हो। इसके अलावा आप जो है कुछ सुझाव हो या कुछ कमी हो लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।